हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने निरीक्षित विधि या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे स्रोत विधि। स्रोत विधि यानी सोर्स मेथड। सोर्स विधि इतिहास शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। इतिहास और सामाजिक अध्ययन, क्योंकि आपको पता है सामाजिक अध्ययन विषय में इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी विषयों का समावेश होता है। तो मुख्य रूप से स्रोत विधि जो है या सोर्स मेथड जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि तो मानी जाती है इतिहास की, क्योंकि स्रोत विधि का प्रयोग मुख्यतः है इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए ही किया जाता है। साथ ही यह सामाजिक अध्ययन की भी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ये स्रोत विधि या सोर्स मेथड है क्या? किसी भी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जानकारी यदि उसके मूल स्रोत यानी मूल केंद्र से ली जाती है, उसे ही हम स्रोत विधि कहते हैं। यानी स्रोत विधि का प्रयोग अतीत की घटनाओं को जानने के लिए या अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। अब इतिहास यानी जो पहले से घटित हो चुका है। इतिहास को हम एक कहानी भी कह सकते हैं। तो यदि कोई इतिहासकार हमें किसी घटना के बारे में बताता है जो पूर्व में घटित हो चुकी है, वो घटित तो पहले हो चुकी है लेकिन उसका पता हम आज कर रहे हैं, तो हम कैसे यकीन करें कि इतिहासकार द्वारा बताई जाने वाली यह कहानी पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, यह तथ्यों पर आधारित है और ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। इन सबको प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करने के लिए इतिहासकार क्या करता है? उस घटना के मूल स्रोत के पास जाता है, उसके तथ्यों को खोजता है, ताकि वह उस घटना को प्रामाणिक, तार्किक और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सके। तो स्रोत विधि मुख्य रूप से यही है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जानकारी उसके मूल स्रोत या मूल केंद्र से ली गई हो। ऐसा जिस विधि में किया जाता है वह क्या कहलाती है? स्रोत विधि कहलाती है। क्योंकि शिक्षण को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान केवल बालकों के लिए सूचना मात्र न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अध्यापक आया और अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने फेंका और वापस चला गया, एक सूचना के रूप में उसको पढ़ा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान का बालक को प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, उसे ऐसा एहसास होना चाहिए कि वास्तव में ऐसा हुआ ही है। इसके साथ ही किसी भी विषय वस्तु की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए हमें उन तथ्यों, प्रमाणों और सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है जो उसके मूल स्रोत से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आज हम ये देखें कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ था। तो हम क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बच्चों को मेवाड़ का भ्रमण करवाते हैं, वहां पे उन्हें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी दिखाते हैं, सिटी प्लेस भी दिखाते हैं और एकलिंग महादेव मंदिर भी दिखाते हैं और साथ ही हल्दी घाटी भी दिखाते हैं। और हल्दी घाटी में उसकी मिट्टी उठा करके भी दिखाते हैं कि ये देखो, इसका रंग हल्दी जैसा पीला है। इसके साथ ही जहां पर उनका युद्ध हुआ था वहां पे महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है
और भी उनके सेनापतियों के ऐसे स्मारक बने हुए हैं, उनको हम दिखाते हैं और उन पे जो लेख लिखे हुए हैं उनको बताकर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टूडेंट के सामने एक महाराणा प्रताप की एक छवि सी उभर कर सामने आती है, जिससे वह महसूस करता है कि ऐसा वास्तव में ही हुआ है, क्योंकि वो हमारे पास प्रमाण है। तो ये है वो उस चीज के मूल स्रोत। हल्दी घाटी का मैदान आज भी मौजूद है, चित्तौड़ का दुर्ग आज भी है, कीर्ति स्तंभ भी है, विजय स्तंभ भी है, ये सब चीजें हम दिखाते हैं। तो जब इतिहासकार किसी विषय वस्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए उसके मूल स्रोतों तक जाता है, उसके तथ्य सामग्रियां खोजता है और उसके बाद में उस घटना का तार्किक और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह स्रोत विधि कहलाती है। तो ज्ञान बालक के लिए केवल सूचना मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि अध्यापक को इस रूप में उन स्रोतों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्र प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। वास्तव में इतिहास के शिक्षण के लिए स्रोत विधि वह मूल केंद्र या मूल बिंदु होता है जहां से उस घटना के विचार प्रस्फुटित होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। मुख्यतः इस स्रोत विधि का प्रयोग अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास की घटनाएं वास्तविक रूप से घटित होती हैं, किंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ कालांतर में उन कथाओं में काल्पनिकता आ जाती है और उसे हम दंत कथाएं मान लेते हैं कि ऐसा शायद हुआ होगा, ऐसा नहीं भी हुआ होगा। इसलिए इतिहासकार उस घटना की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए उसके मूल स्रोत यानी उन तथ्यों, प्रमाणों और सामग्रियों को खोजता है, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति में वे सहायक होते हैं। वे स्रोत जैसे सिक्के हैं, ताम्रपत्र हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, मूर्तियां हैं, ये सब जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं उनकी खोज करता है, क्योंकि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों की सहायता लेता है वह विधि स्रोत विधि कहलाती है, जैसा कि श्री S.V. एचा ने लिखा है। स्रोत या सूत्र भूतकालीन घटनाओं द्वारा छोड़े गए शेष चिन्ह हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। यानी कोई भी घटना भूतकाल में घटित होती है तो उसका कोई ना कोई चिन्ह, प्रमाण हमें अवश्य प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से हम उसकी विश्वसनीयता तक जा सकते हैं। जैसे आज भी हमारे देश में खुदाई में बहुत से प्राचीन सिक्के निकलते हैं, मुगल कालीन सिक्के भी निकलते हैं, तांबे के सिक्के भी निकलते हैं, कहीं चांदी के और सोने की मुद्राएं भी निकलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रोत विधि से अभिप्राय उन समस्त सामग्रियों, स्रोतों और प्रमाणों से होता है जिनकी सहायता से हम उस घटना का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्रमाण के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि हमें क्लास में गुप्त सम्राटों के बारे में पढ़ाना है या गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाना है। अब इस गुप्त सम्राटों के बारे में जानकारी देने के लिए या गुप्त साम्राज्य को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न तो वर्तमान में गुप्त साम्राज्य मौजूद है और न ही हमने गुप्त सम्राटों को देखा है। ऐसी स्थिति में हमें अप्रत्यक्ष ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है, किंतु उस अप्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हमें स्रोत विधि का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें गुप्त सम्राटों से जुड़ी हुई सामग्री यानी उनके मूल स्रोत, जैसे उनके भवन, उनके शिलालेख, उनके अस्त्र शस्त्र, उस समय की मूर्तियां, उनके स्तंभ, अभिलेख, शिलालेख, इन सब चीजों का हम सहारा लेकर इन पे जो
लेख उत्कीर्ण है, इनके द्वारा जो बनाए गए भवन है यदि वो मौजूद है तो, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उस समय की बनी मूर्तियों को देख करके हम इन चीजों का, इन गुप्त सम्राटों के व्यक्तित्व को हम जीवंत बना सकते हैं और एक ऐसा बालकों के मस्तिष्क में दृश्य उपस्थित कर सकते हैं कि वो वास्तव में गुप्त सम्राटों के व्यक्तित्व और उनके इतिहास को अच्छे से समझ सकता है। मुख्य रूप से ये जो स्रोत होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्रोत होता है वो होता है भौतिक स्रोत। इन भौतिक स्रोतों में क्या आएगा, उस समय के बने भवन, मूर्तियां, स्मारक, सिक्के, पर्वत, उस समय की नदियां, शिलालेख, भग्नावशेष, ये सब चीजें इसमें आती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोतों में क्या आता है, उस समय की प्रचलित लोक कथाएं, दंत कथाएं, लोकगीत, लोकगीत, परंपराएं, रीति रिवाज, इनकी सहायता से इतिहासकार उस समय की स्थिति को एक्सप्लेन कर सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है लिखित या मुद्रित स्रोत। इसमें पांडुलिपियां, संस्मरण, अभिलेख, ताम्रपत्र आदि, यानी जो भी लिखित में उस समय की ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, शिलालेख हैं, अभिलेख हैं जिन पे क्या उत्कीर्ण किया गया है, इन सभी स्रोतों की सहायता से इतिहासकार अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालता है और उसे तार्किक और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रोत विधि से अभिप्राय ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करने वाली उन समस्त सामग्रियों, तथ्यों, प्रमाणों और स्रोतों से हैं जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं और उसे प्रत्यक्ष रूप प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से स्रोत विधि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ये काफी छोटी विधि थी और इसके बारे में मुख्यतः यही प्रश्न पूछा जाता है कि अतीत के इतिहास पर प्रकाश डालने की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो वो है स्रोत विधि। और ये प्रश्न स्रोत विधि केवल इन्हीं 2 विषयों से संबंधित होता है। धन्यवाद।